हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस इंडिया क्लासेस। आज मैं एजुकेशन टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में एजुकेशन से स्टार्ट करूंगा कि व्हाट इज़ एजुकेशन। और चूँकि इसलिए इसको पढ़ाना इम्पोर्टेंट है, अभी फिर से डेट बढ़ गया है यूजीसी एग्ज़ाम का। तो और एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब पिछली बार 6 था, हो सकता है इस बार 7 भी आ जाए। कभी 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे टीचिंग में और रिसर्च में बढ़ा देते हैं, बाकी में और हो सकता है 1-2 घटा दे, बट इसमें घटाते नहीं, मोस्टली बढ़ा ही देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से कि एजुकेशन क्या है। तो द टर्म्स एजुकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग आर क्लोजली रिलेटेड। मतलब जो टीचिंग है वो लर्निंग को भी प्रमोट करता है। मतलब जब आप पढ़ाते हैं तो आप सीखते भी हैं। इसीलिए क्वेश्चन बहुत सारा आता है जिसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन कि टीचिंग से लर्निंग होता है या नहीं होता है, लर्निंग से टीचिंग होता है कि नहीं। तो लर्निंग से टीचिंग नहीं होता, बट टीचिंग से लर्निंग होता है। तो दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग नॉट टीचिंग। देखो जो मैंने बताया वही चीज़ नेक्स्ट लाइन में आपको मिल गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या है? लर्निंग है। ठीक है, टीचिंग इज द वे टू मेक स्टूडेंट्स लर्न, बट देन इट इज़ नॉट द ओनली वे। सिर्फ यही रास्ता नहीं है। मतलब इन्होंने क्या बोला कि टीचिंग एक रास्ता है स्टूडेंट्स को सिखाने का, पढ़ाने का, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रास्ता है पढ़ाने का। देखते हैं आप लोग, बहुत सारे लोग जो बिल्कुल नहीं पढ़े होते हैं फिर भी उनको बहुत सारा नॉलेज होता है, तो वो अपने एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं। ठीक है, तो लर्निंग का बहुत सारा मल्टी फैक्टर थ्योरी है जो गार्डनर का है, उस वो इसीलिए बोला जाता है कि स्पेसिफिक किसी किसी के अंदर एबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो उससे भी सीख जाता है इंसान। तो और आपने देखा होगा बहुत सारे मोबाइल रिपेयर करने वाले, लैपटॉप रिपेयर करने वाले, वो बीटेक नहीं होते हैं, एमटेक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर का भी काम आता है और हार्डवेयर का भी काम आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। फिर एजुकेशन इज़ द की टू एवरीथिंग दैट्स गुड इन आवर वर्ल्ड टुडे। एजुकेशन इज़ नॉट ओनली टीचेज आवर चिल्ड्रन फैक्ट, बट आल्सो टीचेज देम हाउ टू थिंक एंड लर्न ऑन देयर ओन। मतलब ये बोल रहा है कि एजुकेशन सिर्फ पढ़ाने और पढ़ने का ही एक मतलब नहीं है एजुकेशन का। ये आपके बच्चे को या आपके पर्सनालिटी को पूरी पूरी चेंज कर देता है, आपको सोचने का एक नया आयाम देता है। ठीक है, तो ये कुछ कोटेशंस हैं जो हमारे कह सकते हो कि महानुभूति हैं। लाइक एजुकेशन एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ये स्वामी विवेकानंद ने बोला है। एजुकेशन एज ए क्रिएशन ऑफ अ सोल माइंड इन अ साउंड बॉडी। मतलब एक स्वस्थ शरीर में अगर स्वस्थ एजुकेशन होता है तो एक नया क्रिएशन देता है, ये बोला है अरिस्टोटल ने। ठीक है, तो फिर मेजर फिलोसफीज एंड अप्रोचेज इन एजुकेशन। जो सबसे पहले तो ये देख लो कि एजुकेशन किस चीज़ पे बेस्ड है। तो 3 वर्ड्स हैं जिस पे बेस्ड है, वाई, हाउ और व्हाट। वाई का आंसर फिलोसफी देता है, हाउ का आंसर साइकोलॉजी देता है, और व्हाट का आंसर एक हिसाब से कह सकते हो सोशोलॉजी या सोशल नीड्स जो होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ देते हैं। तो मेन 3 बेस है इसका। और जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमेशा ध्यान देना कि एजुकेशन इज़ अ साइकोलॉजी, सॉरी फिलोसफी विच इज़ बेस्ड ऑन सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी कह लो, या मतलब सोशल और फिलोसॉफिकल 2 वर्ड हमेशा जो है ना उसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना। उसके बाद में ये 3 बेस हो गया एजुकेशन का। फिर आइडियलिज्म, आदर्शवाद विचारधारा जो है। तो वैल्यूज आर एब्सोल्यूट, एक्सटर्नल, एटर्नल एंड अनचेंजिंग। रियल नॉलेज इज परसीव्ड इन माइंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज गेन थ्रू द सेंसेस। कह रहे हैं कि जो आप सेंसेस से नॉलेज गेन करते हो उससे उससे जो है ज़्यादा आप जो परसीव करते हो जब आप पढ़ते हो, तो उससे आपका एक नज़रिया बनता है। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों की थेरीज होते हैं, उससे एक दूसरे को इंटर रिलेट करते हो तो एक कॉन्सेप्ट नया बन के आता है। ठीक है, तो वो एक आइडियलिज्म है। जैसे गांधीवादी विचारधारा हो गया, उसी विचारधारा को लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक आइडियलिज्म है। मैन हैज़ अ सुपीरियर नेचर दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल कल्चर, मोरालिटी एंड रिलीजियन। फ्रेबल, कांट, प्लेटो, स्वामी विवेकानंद, एंड श्री अरविंदो आर मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ आइडियलिज्म। तो आइडियलिज्म को किसने प्रमोट किया है या किसने दिया है? तो फ्रॉबेल का नाम आता है ऑप्शन में, तो लगा सकते हो। कांट, प्लेटो, स्वामी विवेकानंद और अरविंदो, ये सब आइडियलिज्म के प्रोपोनेंट है। अब नेचुरलिज्म के इस पे भी क्वेश्चन आया है कि कौन आइडियलिज्म
को फॉलो करता है या कौन आइडियलिज्म को थ्योरी को दिया है, कौन नेचुरलिज्म को दिया है। तो कंट्रेरी टू आइडियलिज्म, थोड़ा सा इससे आइडियलिज्म से विपरीत इसका मायने है। नेचुरलिज्म इज अ फिलोसफी विद द बिलीफ दैट नेचर अलोन रिप्रेजेंट्स द एंटायर रियलिटी, मतलब ये एंटायर रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो नेचुरलिज्म आइडियलिज्म पे भी क्वेश्चन आता है, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद में फिर आता है प्राग्मेटिज्म। प्राग्मेटिज्म मतलब व्यवहारवाद। इट इज फोकसेज ऑन एक्टिविटी और डूइंग, देयर आर नो एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ लाइफ, ट्रस्ट इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ह्यूमन्स आर एक्टिव, बिलोंग एंड हैव द एबिलिटी टू being solve their problems through the logic of experiments and scientific methods। तो व्यवहारवाद टोटल प्रैक्टिकल की बात करता है कि आप प्रैक्टिकली, आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है, आपको लाख पढ़ा दिया जाए कि जब आप बॉर्डर पे जाओगे तो आपको ऐसे देखना है, ऐसे करना है, बट आर्मी के पास अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। उस टाइम क्या सिचुएशन थी, कैसे था, कैसे उसको वहाँ फेस करना है, या आप कभी किसी सिचुएशन में ऐसा फंसते जिसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, तो उसको व्यवहारवाद बोलते हैं। ठीक है, उसको प्राग्मेटिज्म बोलते हैं। फिर आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। द लर्नर एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज, जैसे जीन पियाजे और जे.एस. बर्नर ने ये किस में बिलीव करते हैं, नर्वल न्यूरॉन्स ऑन एक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दैट ईच इंडिविजुअल एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेज एंड कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज फॉर इटसेल्फ। मतलब ये जो जीन पियाजे की थ्योरी है, ये पूरा इसी कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन आर बेसिक टू लर्निंग। जो आपका एकोमोडेशन है, जहाँ आप रहते हो, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है, इनके कहने का मतलब ये है। फिर ह्यूमनिज्म, द फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इट एडवोकेट्स कोऑपरेशन, म्यूचुअल टॉलरेंस एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग। इसी तरीके से रैशनलिज्म है, एम्प्रेसिस्ट मतलब जो अनुभव से सीखते हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म, बिहेवियरलिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और एक्लेक्टिक फिलोसफी, ये दोनों पढ़ लो, इसको बहुत बार पूछा गया है। गेस्टाल्ट में क्या होता है, इट बिलीव्स दैट द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब जो आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी जो सोसाइटी के पार्ट्स हैं, उन सबको मिला के उनसे ज़्यादा जो एक कॉन्सेप्ट बनता है, एक वैल्यूज़ बनती है, वो क्या होता है, पूरे बॉडी की बात करते हैं। जैसे आपके शरीर में फिंगर्स हैं, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, उनको उनका फंक्शन अलग अलग है, लेकिन पूरे बॉडी का फंक्शन एक डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए एक मैन बनता है, एक इंसान बनता है। तो ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोलती है, इसको बोलते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद एक्लेक्टिक फिलोसफी। एक्लेक्टिक फिलोसफी में एक्लेक्टिज्म इज नथिंग बट फ्यूजन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल सोर्सेज। इट इज़ अ peculiar type of education philosophy which compiles all good ideas and principles from various philosophies। ये various philosophy, eclectic मतलब सबको इकट्ठा करके एक आइडियोलॉजी प्रेजेंट करना। ठीक है, तो ये eclectic philosophy कहता है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट आते हैं हम फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। किस टाइप के हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन जो कि हम लोग इंस्टीट्यूशन में जाके, स्कूल में, कॉलेजेस में जाके सीखते हैं, इसको फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। इनफॉर्मल में ये हम जब ये कह सकते हो कि एक बार डेलिब्रेट, इट इज़ इनडायरेक्ट एंड स्पॉन्टेनियस, ये इनडायरेक्ट वे में हम सीखते हैं। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस एंड लिविंग इन द फैमिली और कम्युनिटी। जब हम फैमिली में या कम्युनिटी में रहते हैं, दूसरे को देख के सीखते हैं, या कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आया, उस सिचुएशन में आपको कुछ ऐसा करना पड़ा या आपको ना चाहते हुए भी कर जाते हैं, फिर उससे आप एक सीख लेते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो नेक्स्ट टाइम हम इससे निकल सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम इनफॉर्मल बोलते हैं। अ चाइल्ड एजुकेटेड ओनली एट स्कूल इज एन अनएजुकेटेड चाइल्ड। एम्प्लाई रिफ्लेक्ट्स अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। ये जॉर्ज सैंटन है, ये बोलते हैं कि जो बच्चा होता है स्कूल में सिर्फ पढ़ता है, वो तब तक अनएजुकेटेड है जब तक उसको अपने सोसाइटी से इनफॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलता है, उससे सीखता नहीं है, उससे रिलेट नहीं कराता है, या वो अपनी सीखी हुई चीज़ों को वहाँ पे जाके कह सकते हो कि इंटर रिलेट नहीं कराता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या आएगा, एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये आपको हमेशा ऐसे लेना है, क्योंकि ये ऑप्शन में आता है कि एजुकेशन क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इट इज़ इंटीग्रेटेड विद लाइफ एंड वर्क। इट फॉल्स विद इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ एजुकेशन। इट इज़ फ्लेक्सिबल सिस्टम। It is consciously and deliberately planned, organized and systematically
implemented. It is an open system of education without rigid rules, regulations and fixed ages, stages or time schedule. Social or adult education, distance education are the examples of नॉन फॉर्मल एजुकेशन. अब नॉन फॉर्मल में जो एडल्ट एजुकेशन वाला हो गया, या आप ऐसे सोच लो कि जो डिस्टेंस लर्निंग से आप इग्नू से करते हो तो ग्रेजुएशन जनरली 3 साल का होता है, लेकिन उसमें लोग 5-5 साल 6-6 साल में कंप्लीट करते हैं, तो ये सब नॉन फॉर्मल में आ जाएगा. एक्टिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, जैसे सबसे ज़्यादा आप कहाँ से सीखते हो, बच्चे का सबसे पहला स्कूल जब पैदा होता है तो उसका फैमिली माना जाता है. तो फैमिली, स्कूल और कॉलेजेस ये भी ये एक्टिव एजुकेशन में आते हैं एजेंसी. और जो पैसिव में आते हैं, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, टीवी हो गया, मूवीज़ हो गया, इससे भी तो आप बहुत कुछ सीखते हो. ठीक है, तो ये पैसिव हो गया. यानी जिससे डायरेक्ट आप सीखते हो वो एक्टिव, जिससे इनडायरेक्ट वे में सीखते हो वो पैसिव. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है एजुकेशन का? एसिमिलेशन ऑफ ट्रेडिशंस, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल पैटर्न्स, क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्ट रोल. मतलब नए जो ट्रेडिशन है उसको एसिमिलेट करना, उसको आत्मसात करना. ठीक, और जो सोशल पैटर्न्स है उसको फॉलो करते हुए एक नया सोशल पैटर्न बनाना, जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप कर रही है. और एक जो कंस्ट्रक्टिव आपका कह सकते हो क्रिएटिव रोल है वो प्ले करना सोसाइटी में. तो एजुकेशन इज मोस्टली अ प्लान्ड एंड पर्पसफुल एक्टिविटी. एजुकेशनल एम्स आर नेसेसरी is giving direction to unique activities which are determined by the following factors. The following factors क्या है? philosophy, human nature, socio-cultural factors and problems, religious factors, political ideologies, exploration of knowledge, vocational, self-actualization and total development, harmonious development, moral and character development, citizenship, education for leisure. तो अब ये समझ लो आप कि जो भी पॉजिटिव होगा उसमें आपके ऑप्शन में वही आंसर होगा एजुकेशन का. नेगेटिव चीज़ पे नहीं करना है. ठीक है, ये एक कह सकते हो कॉन्सेप्ट है कि जो एजुकेशन में जो पॉजिटिव आपको दिखेगा, नेगेटिव दिखता है तो उसको स्किप करना है, वही आपका ऑप्शन होगा अगर आपको तुक्का लगाना है तो. सम स्पेसिफाइड एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कंटेंट क्या है? व्हेन इंडिया बिकम फ्री देयर वाज ए नीड फॉर रीओरिएंटेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग of all our existing social, political and educational system in order to meet the socio-economic, political and educational needs of the country. क्या था कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन फिर बना, क्योंकि उस टाइम हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिशर्स थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके पहले उन्होंने ध्वस्त कर दिया. ध्वस्त इन द सेंस कि लॉर्ड मैकाले पद्धति आई और हमारे जो ट्रेडिशनल वे ऑफ नॉलेज था, ट्रेडिशनल जो हमारी टीचिंग सिस्टम्स थी उनको सब उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया. तो फिर से हमको अपना पैटर्न मेंटेन करने के लिए कई चीज़ों को फिर से रिबिल्ड करना पड़ा. तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया. इसके जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1948 में. उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनाया गया जिसकी अध्यक्षता मुदलियार ने की, जिसको मुदलियार कमेटी भी बोलते हैं 1952-53 में. फिर नेशनल एजुकेशन कमेटी बनी जिसके डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रेसिडेंट थे. ठीक है, उसके बाद में और बहुत सारी कमेटी बनी. जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसी तरीके से फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी जिसको कोठारी एजुकेशन कमीशन बोलते हैं 1964 से 66 में. फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो पहला आया वो 1986 में आया. अभी उसको फिर से जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020-21 में आई तो इसको फिर से जो है रिफॉर्म किया गया. तो ये फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एजुकेशन एंड इट्स प्रोपोनेंट्स की कॉन्सेप्ट किसने दिया और उसके जो है ना कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको याद करना है. बेसिक एजुकेशन जिसको वर्धा एजुकेशन सिस्टम भी बोलते हैं, महात्मा गांधी ने दिया. लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम द नेचर, ये किसने बोला है? रविन्द्रनाथ टैगोर. जहाँ पे नेचर की बात आएगी रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आ जाएगा. इंटीग्रल एजुकेशन श्री अरविंदो. फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का है. एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड, जे कृष्णमूर्ति. एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये जॉन ड्यूवी ने बोला है ऐसा. सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये मारिया मॉन्टेसरी. इन्हीं के नाम पे मॉन्टेसरी स्कूल पड़ा है जो मॉन्टेसरी स्कूल देखते हो. ठीक है, तो मारिया मॉन्टेसरी का ये नाम याद रखना है. किंडरगार्टन फोकस ऑन सेल्फ एक्टिविटी, ये फ्रोबल ने दिया है. केजी जिसको बोलते हो आप. क्रिएटिवनेस एंड सोशल कोऑपरेशन भी इन्होंने दिया है. नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर इज द ओनली टीचर, ये रूसो ने दिया है. तो नेचर की बात रविन्द्रनाथ टैगोर और रूसो दोनों लोग करते हैं. ठीक है, तो नेचुरलिज्म में आएगा तो इनका नाम आपको टिक कर देना है. फिर टीचिंग कॉन्सेप्ट में देख लेते हैं. टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशनिस्ट
should build the capacities of the spirit of inquiry, creativity, entrepreneurial and moral leadership among students and become their रोल मॉडल। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है। बेसिक जो टीचिंग मॉडल क्या है, पेडागोजी मॉडल, जिसमें हम जितने भी ये सीटेट और रिपीटेट और जो भी टीईटी करते हैं तो उसमें पेडागोजी पढ़ाई जाती है, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे आपको कौन से साधन अपनाने चाहिए, कैसे पढ़ाना है, बच्चों के लेवल पे जाके पढ़ाना, तो इसको क्या बोलते हैं, टीचर सेंटर्ड, और इसको फिक्स्ड डिज़ाइन बोलते हैं। और एंड्रागोजी मॉडल ये लर्नर सेंटर्ड होता है, जो कि मतलब कह सकते हो आप कि खुद से पढ़ना होता है, लर्नर टीचर गाइड कर देता है सिर्फ, तो उसको लर्नर सेंटर्ड बोलते हैं एंड्रागोजी को। एंड्रागोजी मतलब प्रौढ़ावस्था में जो पढ़ते हैं, प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है, तो एंड्रागोजी बोलते हैं। डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जो मेमोराइज करते हैं, इसको हर्बर्ट ने बोला। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, इसको मॉरिसन ने दिया है। और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, इसको हंट ने दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी लेवल हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन और रिफ्लेक्टिव लेवल हंट, ठीक है। तो इसके बाद में फिर आता है डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट में आएगा टीचिंग इज डायनेमिक इन नेचर, इट चेंजेस अकॉर्डिंगली टू टाइम एंड प्लेस, यानी टाइम से, और इसका जो टीचिंग है ना, टीचिंग का कह सकते हो जो सिलेबस है, उसका कॉन्सेप्ट वो बदलता है। इट इज़ एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन 3 वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट क्या है, टीचर इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्या है, स्टूडेंट। और इंटरवेनिंग क्या है, टीचिंग मेथड। इंटरवेनिंग जो मतलब टीचिंग मेथड, डिफरेंट टीचिंग मेथड से आप पढ़ाओगे तो जो लर्नर का कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा। या हो सकता है आप प्रोजेक्टर से पढ़ाते हो तो ज़्यादा बेहतर आपका जो स्टूडेंट है वो सीखता है, ठीक है। तो इंटरवेनिंग में टीचिंग मेथड्स आ जाएगा, डिपेंडेंट में स्टूडेंट और इंडिपेंडेंट में टीचर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। क्या होता है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब इजी से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। नोन टू अननोन, सीन टू अनसीन, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल, होल टू पार्ट, indefinite to definite, psychological to logical, analysis to synthesis, follow nature, training of senses, encouragement of self study। तो ये बेसिक्स हो गए। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है, जनरल प्रिंसिपल और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल में क्या आ जाएगा, मोटिवेशन, एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग जिसको बोलते हैं, यानी खुद से करके सीखना। इंटरेस्ट, लिंकिंग विद लाइफ, डेफिनेट एम, recognizing individual differences, selection, planning, division, revision, creation and recreation, democratic dealing, ये सब किस में आएगा, जनरल प्रिंसिपल में आएगा, ठीक है। उसके बाद में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में क्या हो जाएगा, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, रिक्रिएशन, रेपिटेशन एंड एक्सरसाइज, एनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, सिंपैथी एंड कॉपरेशन, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेज, रेमेडियल टीचिंग, ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में आएगा। फिर देखो माइक्रो टीचिंग में क्या आएगा, टीचर ट्रेनिंग टेक्निक फॉर लर्निंग टीचिंग स्किल्स, ये माइक्रो टीचिंग में आएगा। जो आप मतलब स्कूल में क्लास में सीखते हो वो माइक्रो टीचिंग में आएगा। स्टैनफोर्ड टेक्निक क्या होता है, प्लान, टीच, ऑब्जर्व, रीप्लान, रीटीच, रीऑब्जर्व, मतलब एक साइकिल बनता है। ये क्लास में ही समझ लो पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद आपका एवेल्युएशन करते रहते हैं, ऑब्जर्व भी करते रहते हैं, और फिर से जिसको लगा कि इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है तो उसको फिर से पढ़ाते हैं और फिर से उसको इवेल्युएशन करते हैं और उसको जो है सिखाते हैं। ये इस तरीके से साइकिल चलता रहता है, इसको स्टैनफोर्ड टेक्निक बोलते हैं। फिर आ जाओ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। कॉग्निटिव डोमेन मतलब नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्युएशन, ये कॉग्निटिव डोमेन में आता है। अफेक्टिव डोमेन में क्या आएगा, एन इंडिविजुअल हैज़ टू डेवलप एंड नर्चर डिजायरेबल पॉजिटिव एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट फॉर हिज और हर बेटर एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी। तो एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो आएगा वो अफेक्टिव डोमेन हो जाएगा, मतलब सीखने से आपके पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट आता है। आप जब स्कूल गए और स्कूल में आपको सोसाइटल नॉर्म्स पढ़ाए गए, फैमिली में बड़ों से कैसे बात करना ये पढ़ाया गया, उसके बाद आप घर पे आके अपने मम्मी पापा से कैसे बात करते हो, उनके प्रति आपका एटीट्यूड क्या रहता है, ये अफेक्टिव डोमेन होता है। जैसे रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वेलविंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजेशन, वही सेम चीज़ है। एन इंडिविजुअल्स अफेक्टिव बिहेवियर और लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव लर्निंग,
ठीक है। उसके बाद में साइकोमीटर डोमेन जिससे आपको असेस किया जाता है, ठीक है। इट इज़ मेनली कंसर्न विद द एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स। फॉलोइंग आर द 5 डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन साइकोमोटर डोमेन। क्या है? इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। फिर गैगने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इंटेलेक्चुअल स्किल्स, वर्बल इंफॉर्मेशन, मोटर स्किल, कॉग्निटिव स्टडीज और एटीट्यूड्स। मतलब आप जो बौद्धिक आपका विकास होता है, आपके अंदर बौद्धिक जो नॉलेज है, एप्टीट्यूड है वो, प्लस आप बात कैसे करते हो, कैसे आप इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हो, आपका बात करने के साथ साथ आपकी जो पोस्चर है, आपका गेस्चर है वो कैसा है, उसको मोटर स्किल में कॉन्टेक्ट मतलब काउंट करते हैं। फिर कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज क्या है, एटीट्यूड्स क्या है, ये आएगा। उसके बाद में आ जाते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग में क्या आएगा? इफ़ अ चाइल्ड कैन नॉट लर्न द वे वी टीच, वी शुड टीच द वे दे लर्न। मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको इग्नेसियो स्ट्रेंड ने दिया है। उन्होंने कहा है कि बच्चे को जो जिससे वो सीख सकता है उसी वे में उसको हमें सिखाना चाहिए। टीचर सेंटर्ड यानी लार्ज ग्रुप मेथड, जिसमें टीचर बोलता है और लर्नर सुनता है उनको। तो जैसे लेक्चर हो गया, टीम टीचिंग हो गया, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन हो गया, इसमें रिफ्लेक्टिव नहीं होता है। लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है? स्मॉल ग्रुप मेथड होता है, इंडिविजुअलाइज्ड मेथड होता है, जैसे ट्यूटोरियल्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, केस स्टडी दे दिया, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन दे दिया, कंप्यूटर असिस्टिव लर्निंग, मतलब जो यूट्यूब से आप सीखते हो, ये सब चीज़ें क्या है? ये आपका लर्नर सेंटर्ड है। मतलब आप बुक से खुद से पढ़ रहे हो, कोई टीचर नहीं है, ठीक है। फिर मिक्स्ड स्ट्रेटजी में स्मॉल ग्रुप मेथड्स में आता है ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, इस मिक्स्ड स्ट्रेटजी में आएगा। प्रोजेक्ट मेथड, ट्यूटोरियल्स, केस स्टडी, रोल प्ले, सिमुलेशन और डिमॉन्स्ट्रेशन। उसके बाद में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जिसको मूक्स बोलते हैं। तो मूक्स में बेसिकली एक यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया जाता है, प्लस टीवी से पढ़ाया जाता है। फिर स्वयं की बात आ जाएगी तो स्वयं क्या है? इट इज़ एन एजुकेशनल प्रोग्राम स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट। इट वाज डिजाइंड टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। ये 3 चीज़ रट लेना। एक्सेस मतलब हर कोई पहुंच सकता हो, जो ईजिली इस स्थान तक। इक्विटी मतलब समानता, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, ठीक है। तो गुणवत्ता, समानता और पहुंच, 3 चीज़ों पे बेस्ड है स्वयं, ठीक है। स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा ये 34 DTH चैनल है रीजनल लैंग्वेज में, और ये 24/7 चलते हैं, ठीक है। सैटेलाइट का क्या नाम है जिससे इसको प्रोवाइड किया जाता है? GSAT 15। और इस पर नए नए कंटेंट जो है वो 4 घंटे रिपीट होते रहते हैं। 4 घंटे में पूरे 5, मतलब ये कह सकते हो कि 5 टाइम रिपीट। एक बार ओरिजिनल होगा, उसी को फिर 5 बार रिपीट किया जाएगा, तो ये 24 घंटे चलते रहते हैं। चैनल्स आर अपलिंक फ्रॉम बाईसैग गांधीनगर, ये एक संस्था है बाईसैग, तो इसको याद कर लो। कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड बाई NPTEL, IIT, UGC, CEC, IGNOU, NCERT, NIS। ये जो 6-7 हैं इनको याद कर लो, यही इसमें जो है पढ़ाते हैं, इन्हीं के टीचर होते हैं, इन्हीं के प्रोफेसर होते हैं। और इसमें इसको वेब पोर्टल को मेंटेन कौन करता है? तो इनफ्लिपनेट करता है, ठीक है। और क्या इसमें कवर क्या किया जाता है? किस एजुकेशन को? हायर एजुकेशन को, स्कूल एजुकेशन को, करिकुलम बेस्ड कोर्सेज को। असिस्ट स्टूडेंट्स क्लास 11-12 प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 11-12 से लेके ये मान के चलो हायर एजुकेशन तक, यानी PG तक किया जाता है इसमें। और उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं क्या? लर्निंग एंड लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लर्निंग क्या है? लर्निंग इज द प्रोसेस वेयर बाई the behavior of an organism undergoes changes as a result of experience। और फिर learning is relatively a permanent change in the capacity of performance which is acquired through experience। Learning is the way through which human beings acquire new skills, knowledge, attitudes and values। The outcome of learning are the new capacities possessed by the learner। अब ये मोटा मोटा आप ये सीख लो कि जब आप स्कूल जाना शुरू करें, जब थोड़ा सा आपको आपके मतलब ज्ञान हो गया कि स्कूल जाने से क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर आपके अंदर क्या बदलाव आए, वही लर्निंग का है एक पूरा कॉन्सेप्ट कि लर्निंग से क्या होता है। एक प्रोसेस है जो आपके बिहेवियर को परमानेंटली चेंज करता है, ठीक है। जब आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया
या जब आपने 12th में एडमिशन लिया उससे पहले आपका व्यवहार कैसा था और अब का व्यवहार कैसा हो गया। ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, आपने जिस सब्जेक्ट को पढ़ा उसके बाद आपको सोसाइटी को देखने का, सोसाइटी में लोगों से बात करने का, या सोसाइटी का आपके लिए क्या एटीट्यूड हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें जो चेंजेस आती हैं वो लर्निंग का ही कॉन्सेप्ट है। एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग इवेंट्स क्या है? लर्नर, स्टिमुलस, द इंटरनल कंडीशंस ऑफ लर्नर, रिस्पॉन्सेज। मेन स्टेप्स क्या है लर्निंग प्रोसेस के? रिसेप्शन, रिसेप्शन में क्या आ जाए? एक्सपेक्टेंसी, रिट्राइवल टू वर्किंग मेमोरी। सेलेक्टिव परसेप्शन में क्या आएगा? सिमेंटिक एनकोडिंग, रेस्पॉन्डिंग। और फिर रीइंफोर्समेंट क्या आ जाएगा? रिट्राइवल एंड रीइंफोर्समेंट। जनरलाइजेशन, मतलब आप जनरलाइज कर पाते हो चीज़ों को। जैसे मान लिया आपने देखा कि यार ईमानदार व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही निष्ठावान होता है, बहुत ही समाज के प्रति कह सकते हो कि उसका दायित्व होता है, वो लोगों को गलत मैसेज नहीं कन्वे करता है। तो ये चीज़ आपने 4-5 लोगों को देखा और उसका एक अच्छा परिणाम देखा, तो उसको आपने जनरलाइज कर दिया कि मान लिया ऐसा कर दिया कि हर ग्रेजुएट व्यक्ति बहुत ही ईमानदार होता है या बहुत ही समाज के प्रति डेडिकेटेड होता है। तो ये आपने एक कॉन्सेप्ट बना दिया, तो उसको जनरलाइज कर दिया। रीइंफोर्समेंट मतलब ये होता है ना कि आप बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो आपने कह दिया कि अगर 12th पास हो जाओगे तो मोबाइल गिफ्ट करूंगा, तो इसको रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। रीइंफोर्समेंट 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नहीं पढ़ रहा है तो आपने मोबाइल गिफ्ट करने की बात कर दी, पढ़ने लग गया। बदमाशी करने लग गया तो बोल दिया आपने कि मैं मोबाइल ले लूँगा, या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। फिर इंट्यूटिव क्या होता है? इनसाइट्स एंड हंचेस। इंडक्टिव क्या होता है? फ्रॉम फैक्ट्स टू जनरलाइजेशन। डिडक्टिव क्या होता है? फ्रॉम थ्योरी टू इंडिविजुअल फैक्ट्स। ये ऐसे याद कर लेना, आपको मैंने इसमें रिसर्च में भी बताया था। इंडक्टिव मतलब आईपीजी, आईपीजी मतलब आई से इंडक्टिव, पी से पर्टिकुलर और जी से जनरल, यानी पर्टिकुलर से जनरल जाओगे तो इंडक्टिव होगा और जनरल टू पर्टिकुलर जाओगे तो वो डिडक्टिव होगा, डीजीपी और आईपीजी। फिर काइनेस्थेटिक क्या होता है? ये मतलब लोगों के हाव भाव से, लोगों के गेस्चर से जो सीखता है या जो गेस्चर से उनकी पर्सनालिटी को असेस करता है उसको काइनेस्थेटिक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं लाइव एज इफ यू आर वर टू डाई टुमारो। मतलब बोल रहे हैं कि ऐसा जियो हमेशा कि नेक्स्ट डे आप नहीं रहोगे, इस तरीके से जीना चाहिए। लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉरवर, ये महात्मा गांधी का दोनों स्टेटमेंट है, तो ये याद कर लो, कभी कभी पूछते हैं। और एडोलसेंट लर्नर्स कैसे होते हैं? अर्ली एडोलसेंट जो एज होता है 10 to 12 ईयर्स माना जाता है, मिडिल एडोलसेंट 12 to 16 माना जाता है और लेट को 16 to 19 में माना जाता है। फिर एडोलसेंस मीन्स टू इमर्ज टू अचीव आइडेंटिटी, इट इज़ अ टाइम फॉर द मैच्योरिंग माइंड एंड बिहेवियर। ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग एडोलसेंस का एज दिया है, एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग भी ये है मोर और लेस। फिर मार्गरेट मीड हाईलाइटेड द रोल ऑफ कल्चरल फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ द एडोलसेंस। अब देखो इसमें इन्होंने जो ये दिया है, ये कॉग्निटिव लर्निंग दिया है, ये जीन पियाजे का है। सेंसरी पीरियड 0 से 2 साल, प्री ऑपरेशनल पीरियड 2 से 7 साल और कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड 11 से 15। इसको एज इट इज़ रट लो। कितने डोमेन है? 4 डोमेन है, याद रख लेना कि 4 भाग में बांटा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जीन पियाजे ने, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। फिर इवेल्युएशन टेक्निक्स क्या है? क्वालिटेटिव इवेल्युएशन होता है, क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में आपको पता है, मैंने बताया हुआ है कि जब आपका एग्ज़ाम होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव है, मान लिया कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, 10 क्वेश्चन है, 10 में आपको कितना मिला, या इंटरव्यू रख लिया गया कि 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 10 का आंसर आप बताओगे तो उस हिसाब से नंबरिंग हुआ, हर क्वेश्चन का 5 नंबर। तो ये जो है ना क्वांटिटेटिव में है, जहाँ आपकी क्वांटिटी बताई जाती है। क्वालिटेटिव टेक्निक्स में जैसे ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, चेकलिस्ट हो गया, रेटिंग स्केल हो गया। अब रेटिंग स्केल में जैसे मान लिया पूछ लेते हैं कि हमारी सुविधा आपको कैसी लगी, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, अब ऐसे आप दे दिए तो ये क्वालिटेटिव हो गया। या कोई व्यक्ति कैसा है? वो सुंदर है तो कैसा? गोरा ज़्यादा है, वो मोटा है, तो ये मतलब क्या है? एक क्वालिटी है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव टेक्निक्स बोलते हैं इसको। टाइप ऑफ इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन। अब ये समझ लो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ सब्जेक्ट, जब आप कहीं प्लेसमेंट मतलब कहीं आप एडमिशन लेने जाते हो तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। फिर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जब आपका क्लास चल रहा होता है और क्लास चलते में ही एक क्वेश्चन दे दिया कि चलो इसको कितने लोग कर पाते हैं,
मान लिया 10 लोग बैठे हैं, 10 में 5 कर पाए, 5 नहीं कर पाए, तो उनको लगा कि 5 को फिर से बताना चाहिए, तो इसको फॉर्मेटिव इवेल्युएशन बोलते हैं, ड्यूरिंग क्लास होता है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होता है, ये होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉसिबल कोर्सेज फॉर प्रॉब्लम इन लर्निंग। जो पॉसिबल कॉजेज किस वजह से हो रहा है, इसको डायग्नोस करते हैं। क्या ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है, क्या इसको ऐसा तो नहीं मैथ का पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं आता है इसलिए इसका डाटा इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है, इसको जो है ना डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन बोलते हैं। और समेटिव इवेल्युएशन जो आपका 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जो एग्ज़ाम होता है उसको समेटिव इवेल्युएशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट टाइप्स फॉर द बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होगा? इमीडिएट एक्शन, स्टॉप टीचिंग इन केस ऑफ मिसबिहेवियर, चेंज सीट्स, अडॉप्ट एंड बी सेंसिटिव, काउंसिल आफ्टर क्लास, टॉक टू पेरेंट्स। ये मोटे मोटे फैक्ट्स हैं जिससे आप क्लास मैनेजमेंट कर सकते हो। ऐसा जो उसमें रहता है ना नेगेटिव चीज़, उसको नहीं ऑप्ट करना है कि अगर कोई बच्चा बदतमीजी कर रहा है या बीच बीच में बोल रहा है तो उसको दंडित कर दोगे, उसको क्लास से बाहर कर दोगे, ये सब चीज़ें नहीं होगा। ठीक है, पॉजिटिव आंसर करना है, इतना ध्यान रखना है। इवेल्युएशन का आपको बताया, इवेल्युएशन इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग इन्फॉर्मेशन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच इंस्ट्रक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड। क्या अचीव किया है वो इवेल्युएशन करना ही होता है। मेजरमेंट होता है, एक असेसमेंट होता है, एक इवेल्युएशन होता है। पहले आप उसको मेजर करते हो, फिर असेस करते हो, फिर इवेल्युएट करते हो। तो सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस स्कोर के भी यहाँ पे होता है। इट इज़ इंटरप्रिटेशन, जजमेंट ऑफ वैल्यू विद अ व्यू टू एक्शन। अब जैसे आपने देखा होगा जिसको क्वालिटेटिव भी करते हैं कि इंटरनल आपका कैसा रहा, बिहेवियर कैसा रहा आपके टीचर्स के साथ, आपके फैकल्टी के साथ, वो क्वालिटेटिव होता है। फिर उसमें कोई ऐसे मार्क्स तो दे देते हैं बट उसको क्वान्टिफाई करना इतना आसान नहीं है। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द बिहाफ ऑफ मेजरमेंट, कंपेरिजन ऑफ टू और मोर सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको असेसमेंट बोलते हैं। फिर कंपेरिजन ऑफ 2 सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और फिर उसके बाद जो है ना प्लेसमेंट ऑफ वैल्यू होती है, उसको इवेल्युएशन बोलते हैं। इवेल्युएशन के अलावा क्या होता है? अकॉर्डिंग टू अप्रोचेस, क्वालिटेटिव टेक्निक्स और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जो आपको बताया था सेम वही चीज़ है। अब इसमें आता है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। क्या होता है? नॉर्म रेफरेंस क्राइटेरिया क्या होता है? नॉर्म रेफरेंस का आपको याद कर लेना है कि जब आपको दूसरे के साथ तुलना किया जाए कि वो बच्चा 95% पाया है और इसका 95% से कम है, जो परसेंटाइल दिया था, मान लिया आपको 95 परसेंटाइल दिया गया है, इसका मतलब 95% लोग आपसे पीछे हैं। ठीक है, तो इसको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जो हमारा यूजीसी का नेट का जो रिजल्ट बनता है वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है। ठीक है, ऐसे समझ लो आप। अचीवमेंट टेस्ट में वही देखते हैं कि कौन अचीव कर पाया कि नहीं, मतलब वो 5 मीटर का जंपिंग वाला है तो 5 मीटर जो जंप कर लेगा वो अचीव कर लेगा, नहीं जंप कर पाया तो फेल हो गया, तो वो अचीवमेंट टेस्ट होता है। डायग्नोस्टिक का आपको बता दिया कि किस वजह से आप नहीं सीख पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है पर्टिकुलर, क्या चीज़ है, उसको डायग्नोस्टिक बोलते हैं। समेटिव का बता दिया आपको कि आपका जो है ना एक सेशन कंप्लीट होने के बाद जो एग्ज़ाम होता है वो समेटिव होता है। उसके बाद में फिर प्लेसमेंट इवेल्युएशन, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो नीट IIT होता है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन वही यूनिट टेस्ट बताया आपको। डायग्नोस्टिक का भी क्लासरूम टेस्ट जो होता है वो डायग्नोस्टिक होता है। समेटिव आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है। टाइप ऑफ इवेल्युएशन एंड देयर फंक्शंस अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन इंडिविजुअल स्टेटस के हिसाब से होता है। और जैसे अमित ने स्कोर किया 95 मार्क्स इन अ मैथ, टाइपिंग स्पीड ऑफ देविंदर इज़ 58 वर्ड्स, तो ये दूसरे के साथ आप उसका कंपेयर कर रहे हैं तो इसको क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन बोल रहे हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में अमित स्टूड 3rd इन मैथ टेस्ट, राजेश स्कोर्ड 98 परसेंटाइल, दैट मीन्स ओनली 2% कैंडिडेट्स स्कोर बेटर देन। तो ये बताया आपको कि और लोगों से आपकी तुलना की जा रही है, तो नॉर्म रेफरेंस हो गया। फिर CBCS होता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसमें स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। ये इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंट्राडिसिप्लिनरी कोर्सेज, इजी मोबिलिटी टू स्टेटस होता है। फिर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, और जो डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस है ये किस पे बेस्ड है, मतलब इस पे जो है ना क्या बेस्ड है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस इज मॉड्यूल that incorporates several theories related to instructional design and learning process. During 1963, Edgar Dale theorized the learner's relation more information by what they do as opposed to what is heard, read
are observed. His research led to the development of the cone of experience. Today this learning by doing has become known as experimental learning और action learning. तो जो learning by doing method है उसी को Dale's cone of experience बोलते हैं और इसी को कोन ऑफ एक्सपीरियंस मेथड भी बोला जाता है. जब भी वो कोन वाला आएगा ना तो यही आंसर ऑप्ट करना है. और उसके बाद में नेक्स्ट है कुछ डेट्स हैं इम्पॉर्टेंट, वो याद कर लो. जैसे 4 जनवरी को क्या होता है, वर्ल्ड ब्रेल डे होता है. 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है. 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे होता है. 21 जून को इंटरनेशनल डेज ऑफ योगा होता है. 5 सितंबर को टीचर्स डे. 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे. 14 सितंबर को हिंदी दिवस. 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे. 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे. 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे. 1 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे और 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे. तो ये तो ऐसे ही एक मतलब फैक्ट्स याद करने के लिए बोल दिया क्योंकि आते हैं ऐसे डेट्स. तो नेक्स्ट मैं हो सकता है आप लोगों को कम्युनिकेशन का एक 2-3 पेज का नोट्स है वो दे दूं और हो सकता है लॉजिकल रीजनिंग का, जिसको लॉजिक क्योंकि इंडियन लॉजिक टोटल हिंदी में है और उसको इंग्लिश में पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हिंदी का इंग्लिश कर दिया जाता है. ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा उसको बाइलिंगुअल पढ़ाने के लिए और एग्ज़ाम से पहले 2-3 पेपर में सॉल्व कराऊंगा. तो आप जिसको पढ़ना होगा वो सब्सक्राइब कर लेगा चैनल तो बेटर रहेगा, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा टाइमली. और बाकी आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें. अब ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी जो है ना आधे घंटे 1 घंटे थ्योरी अगर पढ़ के और फिर आप पेपर सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि अभी टाइम मिल गया है. तो 1 घंटा 2 घंटा आप थ्योरी पे दे सकते हैं और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस पेपर सॉल्व करने की. प्रीवियस पेपर सॉल्व करने का तरीका मैंने इससे पहले आपको बताया था. पिछले से स्टार्ट करना है, मतलब 2012 से अगर आप कर रहे हो तो 2012, 13, 14 ऐसे स्टार्ट करना है. 2019 से 12, 13 की तरफ नहीं जाना है. क्यों? क्योंकि इजी टू हार्ड जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि पहले जो पेपर्स आते थे वो इजी आते थे, अब थोड़ा सा टफ हो गया है. तो जब आप इजी वाला समझ जाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हार्ड वाला भी समझ जाओगे. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.